नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तीरथ सिंह रावत सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। हरक सिंह रावत ने मंत्री पद की शपथ ली है। सुबोध उनियाल ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। अरविंद पांडे, सतपाल महाराज को भी मंत्री बनाया गया है। शपथ के बाद मंत्रियों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने नेतृत्व को भरोसा दिलाता हूं कि जिस विश्वास के साथ मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं पूरी ईमानदारी से काम करेंगे, दिन रात काम करेंगे और एक बार फिर तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर बनेगी। गणेश जोशी जिंदाबाद, गणेश जोशी जिंदाबाद, गणेश जोशी जिंदाबाद। तो तीरथ मंत्रिमंडल का ये विस्तार हुआ है। आपको बता दें कि रेखा आर्या ने मंत्री पद की शपथ ली है। कई मंत्रियों ने आज मंत्री पद की शपथ ली है और धन सिंह रावत, बंशीधर भगत ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। रेखा आर्या को स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाया गया है। तो रेखा आर्या को स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाया गया है। 6 गढ़वाल और 5 कुमाऊं जोन से मंत्री बनाए गए हैं। तो बैलेंस करने की कोशिश की गई है। धन सिंह रावत, बंशीधर भगत को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। तो सतपाल महाराज ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। तो तीरथ सिंह रावत मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। ऐसे में देखना होगा, हालांकि 1 साल रह गए हैं चुनाव को लेकर, 1 साल से भी कम समय रह गया है और मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। एक नई जिम्मेदारी मिली है। ऐतिहासिक रहा है और जो 4 वर्ष के अंदर विकास के कार्य हुए हैं वो हम नीचे तक लेके जाएंगे, साथ में नया आयाम देंगे और मैं कर सकता हूं कि उसी आधार पर हम लोग 22 के चुनाव में जाएंगे। देखिए, विस्तार सरकार कल भी भाजपा की थी, आज भी भाजपा की और कल भी भाजपा की रहेगी। 2017 में इस राज्य की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया था और उसी में एक चेहरा परिवर्तन हुआ, लेकिन दल परिवर्तन नहीं हुआ। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, नीतियां भारतीय जनता पार्टी की है, कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के हैं। 17 के चुनाव में जो चुनाव घोषणा पत्र था उसका पूरी तरह से पालन करते हुए जन अपेक्षाओं पे खरा उतरने की निरंतरता को बनाए रखना आज हमारा यही कर्तव्य है। नई जिम्मेदारी नई ताकत के साथ संभाली जाएगी। वैसे मंत्री पद मेरे लिए कोई नया नहीं है, मैं 7वीं बार आज शपथ लिए रहा हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि जिस उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे जिम्मेदारी दी है उस उम्मीदों में मैं खरा हूँ। देश नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है। पूरे प्रदेश की और क्षेत्र की जनता की जन भावनाओं को देखते हुए मुझे जिम्मेदारी दी गई है और मैं जो भी मुझे जिम्मेदारी दी गई उसका मैं निर्वहन करूँगा और 2022 में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार में इसके लिए काम करूँगा। ऐतिहासिक तो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। नए चेहरे जो है काफी सामने देखने को मिल रहे हैं। मंत्रियों ने शपथ ली है। ऐसे में देखना होगा कि ये मंत्री जो है किस तरीके से अपना एक नया रूपरेखा तैयार करते हैं, किस तरीके से। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजीत मेंडोला, पॉलिटिकल एडिटर जो है फोन लाइन पर जुड़े हैं। अजीत जी, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, नए चेहरे सामने आए हैं, हालांकि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी माने इनको? हाँ, मैं इससे बहुत ज्यादा इसको मैं उत्साहित नहीं हूँ इस मंत्रिमंडल से, क्योंकि जो नेताओं को ये लाए हैं उसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं, चाहे गणेश जोशी हो, एक नित्यानंद जी हों, और हाँ इसमें बस चौपाल जो लगातार खिलाफत कर रहे थे त्रिवेंद्र सरकार की, उनको जरूर मंत्री बनाया गया है। और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जो कांग्रेस से जो लोग आए थे उनको उनका मंत्री पद बरकरार रखा गया है। एक तरीके से बीजेपी ने केवल ये कह सकते हैं कि त्रिवेंद्र रावत को हटा, तीरथ सिंह रावत को मौका दे। कोशिश करिए कि भाई हमने केवल एक मुख्यमंत्री दिया है, अलग टाइप का नया चेहरा दिया है, युवा हैं और वो संभवतः इसी चेहरे मोहरे को आगे कर सरकार को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे चुनाव में। लेकिन अगर ये कहें कि मंत्रिमंडल बहुत प्रभावशाली है या कोई ऐसा कोई इसमें नई बात हुई, मुझे बहुत ज्यादा कुछ दिखता नहीं है इसमें कि जो पहाड़ की राजनीति पे बहुत असर डालता हो। पहाड़ की राजनीति पर असर डालने वाला इनके पास कोई ऐसा चेहरा था भी नहीं। जो जितने थे उसमें से इन लोगों ने लिया है। बस यही है कि अब ये देखना है कि तीरथ सिंह रावत, जिनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और वो भी चुनाव साल में, वो किस तरीके से अपनी पार्टी की नैया को पार लगाते हैं। जी
जी अजीत सर, हालांकि चेहरे बदलने से एक के बाद एक चेहरे बदल रहे, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, क्या ये मिथक टूटेगा? क्या सरकार रिपीट करेगी? यही देखना होगा, क्योंकि देखिए ये बीजेपी ने अगर किस देश में सबसे ज्यादा प्रयोग उत्तराखंड में किए हैं। जी एक तो 20 साल में 10 मुख्यमंत्री दे दिए, उस प्रदेश को 10 मुख्यमंत्री मिल गए, और बीजेपी ने ही अपने यहाँ मुख्यमंत्री बदलने की बड़ी परंपरा डाली है। बीजेपी से दरअसल में गलती बीजेपी से क्या हुई कि जब बीजेपी ने 2000 में ये उत्तराखंड राज्य बनाया और उस वक्त जो वहां पे सरकार बनाई उसमें मुख्यमंत्री का चयन ही गैर पहाड़ी आदमी को करके कर दिया, और उसके बाद फिर वो जब तक नित्यानंद स्वामी मुख्यमंत्री के कामकाज को समझ पाते उनको एकदम हटा दिया गया। बिल्कुल। भगत सिंह कोश्यारी को ले आए और वो फिर पार्टी चुनाव हार गई। नरेंद्र दत्त तिवारी 5 साल कांग्रेस की तरफ से जीते और नरेंद्र दत्त तिवारी मुख्यमंत्री बने, 5 साल चले। फिर खंडूरी आए, फिर खंडूरी को हटाया, निशंक लाए गए, निशंक को हटाया, फिर खंडूरी लाए गए। वो भी मतलब 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बीजेपी ने बदले। फिर कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस में भी 2 मुख्यमंत्री बदले। अब की बार लग रहा था कि बीजेपी के केंद्रीय आला कमान जो अब तक का सबसे मजबूत आला कमान है बीजेपी का, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बहुत सोच समझकर फैसला किया होगा, लेकिन वो उनका फैसला भी एक तरीके से गलत साबित हुआ जब त्रिवेंद्र रावत को तमाम विवादों में घिरने के बाद चुनाव से ठीक पहले हटाना पड़ा। बिल्कुल। अब बीजेपी का आकलन क्या है मैं नहीं जानता। बीजेपी को अगर लगता है कि तीरथ सिंह रावत चुनाव जिता देंगे तो तीरथ सिंह रावत चुनाव नहीं जिताएंगे, क्योंकि बीजेपी में एक परंपरा चल पड़ी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह चेहरा होते हैं। तो इतना जरूर है कि त्रिवेंद्र रावत को लेकर जो एक नकारात्मक छवि बीजेपी की बन गई थी पूरे प्रदेश में, लोग उनको एक ऐसा कमजोर मुख्यमंत्री मानने लगे थे वहां पे, तो शायद है कि नरेंद्र मोदी को प्रचार के दौरान बड़ी दिक्कत आती जब 2022 में जब भी चुनाव होगा वहां पे। अब तीरथ सिंह रावत के रहते शायद वो दिक्कत ना आए। तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा जरूर सामने होंगे, लेकिन बीजेपी में अब एक परंपरा चल पड़ी है कि जब चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात की परवाह नहीं करते कि वो लोकसभा पार्लियामेंट का चुनाव है या लोकल बॉडी का चुनाव है, वो हर चुनाव को एक गंभीरता से लेते हैं बीजेपी का आला कमान। तो मेरा मानना है कि जब भी चुनाव होगा तो ये सब जो चेहरे ये सब नगण्य हो जाएंगे, ये सब चेहरे नगण्य हो जाएंगे। फिर सामने चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा विशाल चेहरा सामने होगा, उस चेहरे के सारे ही ये लोग अगर वैतरणी पार कर पाए ये देखना होगा। जी सर, अजीत सर, हालांकि आपको अच्छा अनुभव है इन चीज़ों का, और जब से उत्तराखंड अलग हुआ है उसके बाद से जो बीजेपी का एक्सपेरिमेंट है इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि पहला प्रदेश है जहाँ बीजेपी ने सबसे ज्यादा प्रयोग किए हैं, क्योंकि इन्होंने कर्नाटक में भी ये प्रयोग करा लेकिन आखिर में फिर येदियुरप्पा को लिया है, वहां पे कोई नया नेतृत्व तो पैदा नहीं कर पाई बीजेपी कर्नाटक में। और उसके बाद उत्तराखंड में जब बीजेपी की कमान एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कमान संभाली है, उनके बनाए मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में थे, वो चुनाव जीते लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। उसके बाद अब हरियाणा में खट्टर हैं, उनको बनाया, वो चुनाव जैसे तैसे जीत के सरकार बनाने में कामयाब हो गए। कहने का मतलब है कि एक नया प्रयोग करा था अमित शाह नरेंद्र मोदी ने कि कुछ नए चेहरे सामने लाए जाएं और उनको स्थापित कर पार्टी के लिए नए नेता तैयार करे जाएं, लेकिन उत्तराखंड में उनका यह प्रयोग पूरी तरीके से फेल हो गया, क्योंकि त्रिवेंद्र रावत एक तरीके से फ्लॉप मुख्यमंत्री हैं, अब तक के सबसे कमजोर फ्लॉप मुख्यमंत्री हैं। और ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय होगा, क्योंकि अगर उत्तराखंड में ये स्थिति है कि आपको मुख्यमंत्री बदलना पड़ रहा है, फिर आपको कई तरह के फैसले करने पड़ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बदलना पड़ा चुनाव साल में, क्योंकि अब एक चुनाव की केवल एकमात्र योगी है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री, जो अमित शाह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं। वो जरूर अपने को उन्होंने स्टैब्लिश कर लिया है, वो अपने आप में एक बड़े चेहरे, अपने आप ही उन्होंने अपने को एक बड़ा स्थापित मजबूत नेता बना लिया। लेकिन बाकी जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वो अभी तक अपने को इस तरीके से वो अपने को मजबूत स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए और बीजेपी के आला कमान के लिए चिंता का विषय हो सकता है। जी ठीक है अजीत सर। हालांकि सर जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, जो नए चेहरे हैं उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारी मानी जाए? देखिए अभी मैं कह रहा हूँ ना, अब तो चुनाव साल लग गया है,
कि चुनाव साल में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है, अब चाहे गणेश जोशी बने हो नए मंत्री, या चुपाल बने हो, या नित्यानंद स्वामी जो बने हो, वो नित्यानंद कह रहा हूँ, दूसरे जो बने हैं एक स्वामी, वो देखिए अभी क्या होगा कि पूरा फोकस मुख्यमंत्री पे आके केंद्रित हो जाएगा, क्योंकि चुनाव 18 मार्च को 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे और एक तरीके से जो अंतिम वर्ष बचा है सरकार के पास काम करने का, उसमें सरकार को कई एक सामूहिक फैसले करने पड़ेंगे। जैसे अभी इन्होंने जो बड़े फैसले करे थे जिनको लेकर त्रिवेंद्र विवादों में आए थे, तो कमिश्नरी जो बना दिया था गैरसैंण को, उसके अलावा कोटद्वार का नाम कर्ण नगरी करना और कई ऐसे विवादास्पद फैसले हैं। उसके अलावा पहाड़ में जिस तरीके से पलायन हो रहा है उसको रोक पाना, उसमें अभी तक कोई भी सरकार सफल नहीं हुई, ना कांग्रेस ना बीजेपी। और दुर्भाग्य की बात देखिए, ठीक है अजीत सर, आप बने रहिए हमारे साथ। अरविंद चतुर्वेदी संपादक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अरविंद जी, चेहरे बदल, नेतृत्व परिवर्तन हुआ, प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, अब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, आप कैसे देख रहे हैं इन चीजों को? देखिए, मैं इस मंत्रिमंडल के बदलाव को इस तरीके से देख रहा हूं कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और पूरे इंजन को इन्होंने बदल दिया। और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप देखिए, प्रदेश अध्यक्ष चले गए, दूसरे नए प्रदेश अध्यक्ष को जिम्मेदारी दे दी गई और तत्काल प्रभाव से जिम्मेदारी दी। और आप अगर मंत्रियों के शपथ लेने का क्रम देखें तो वो क्रम से पता चलता है कि किसकी क्या स्थिति हो। आप देखिए, सबसे पहले सतपाल महाराज ने शपथ ली, बंशीधर भगत ने शपथ ली, हरक सिंह रावत पुराने मंत्री रहे हैं, बिशन सिंह चुफाल ने शपथ ली, यशपाल आर्या भी पुराने मंत्री रहे हैं, अरविंद पांडे पुराने मंत्री रहे हैं, सुबोध उनियाल पुराने मंत्री रहे हैं, गणेश जोशी मंत्री बने हैं। उसके अलावा राज्य मंत्री भी धन सिंह रावत को राज्य मंत्री बनाया गया है, स्वतंत्र प्रभार रेखा आर्या को बनाया गया है। उसके अलावा केशरानंद को मंत्री बनाया गया है। सबसे जो बड़ा प्रश्न है यहाँ पे वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है उसको जमीन पे लेके जाना। उसके अलावा 3 साल तक अगर आप देखें, लगभग 4 साल तक देखिए त्रिवेंद्र सिंह रावत काम करते थे। मैं कल जब कुछ लिख रहा था, समीक्षा लिख रहा था त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार का, तो जिस समय सत्ता के रथ पे सवार होके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक स्टेट जीतते जा रहे थे, उस दौरान एक नया प्रयोग किया गया। वो प्रयोग ये किया गया कि उन लोगों को अलग अलग जगहों पे मुख्यमंत्री पद की कमान दी गई जहां जिनका संबंध संघ से रहा हो, जिनकी छवि बेदाग रही हो, और उसमें एक ये भी प्रायोरिटी थी कि वो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री या अमित शाह के कसौटी पे खड़े रहे हों। ये सारी बातों को ध्यान में रखे अलग अलग जगहों पे बदलाव किया गया। उसको उदाहरण हरियाणा में खट्टर है, आप देखिए, उसको उदाहरण उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है और उसके उदाहरण त्रिवेंद्र सिंह रावत है। उसके बाद ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि ये सारे के सारे लोग जो हैं सीधे केंद्र से जुड़े हुए हैं, सीधे ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जिनके खिलाफ आपको कोई काम नहीं करना है। धीरे धीरे क्या हुआ, आप देखिए कि लोगों ने क्या किया कि अपने लोगों का काम करना शुरू कर दिया। जो उनके विरोध के लोग रहते थे उनकी फाइलें अटका दी जाती थी, लोगों से धीरे धीरे मिलना बंद कर दिया। अब सवाल यह है कि वो जो विरोध का सिलसिला था वो शुरू हो गया और उसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ पे विरोध जो है सीधे केंद्रीय नेतृत्व तक चला गया। आप सोचिए कि इतना बड़ा परिवर्तन कोई आसान घटना नहीं है। एक साथ पूरे सिस्टम को चेंज कर दिया गया, प्रदेश अध्यक्ष का चले जाना, मुख्यमंत्री का चले जाना, और ये एक सप्ताह के अंदर हो गया। इसका मतलब स्थितियां बहुत ठीक नहीं थी। मैं समझता हूं कि जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आसान राह उनके लिए नहीं है। आपको ये भी समझना होगा ये राह बहुत कठिन है और इस राह पे चल के सबको साथ लेके चलना, सबकी बातों को सुनना, उसमें से क्या करना है ये तो उनको तय करना होगा, लेकिन जनता को विश्वास में लेना ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। जी बिल्कुल। हालांकि इस मंत्रिमंडल के विस्तार में जो है बैलेंस करने की कोशिश की गई है, 6 मंत्री गढ़वाल से और 6 कुमाऊं से, इसको बैलेंस करने की कोशिश की गई, जिसकी समस्या थी पहले भी। जो एक्सपेरिमेंट है बीजेपी का, सर क्या लगता है ये मिथक टूट जाएगा? क्या ये बीजेपी की सरकार रिपीट करेगी प्रदेश में? देखिए, इतिहास तो ये बताता है कि भाई जो पिछली सरकार होती है वो चली जाती है, ऐसा वहाँ हमेशा दिखाई पड़ता था। लेकिन अब सवाल ये है कि बीजेपी ने बहुत सारे नए आयाम स्थापित किए हैं, बहुत सारी नई इबारतें लिखी हैं। अब यहाँ पे क्या होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और महत्वपूर्ण यह है कि मैं अभी मंडोला जी की बात सुन रहा था, तो मंडोला जी का यही कहना था कि भाई ये जो नए लोग बनाए गए हैं ये अपनी जिम्मेदारियों को किस तरीके से निर्वहन करते हैं, किस तरीके से मुख्यमंत्री का साथ देते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने हित से ऊपर उठ के
किस तरह से पार्टी का साथ देते हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सबकी अपनी आकांक्षाएं हैं। उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। प्रश्न ये उठता है कि यही राजनीति जो है, राजनीति में महत्वाकांक्षा कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अब प्रश्न ये है कि किसी बड़े गोल को लेके अपने महत्वाकांक्षा को किनारे रख देना, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनीति तो त्याग के लिए जाना जाता है और जिसने त्याग किया है उसने ही प्रतिमान स्थापित की है। ठीक है सर, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जो मिथक है, क्योंकि इतिहास ऐसा रहा है कि हर बार जो सरकार जो कांग्रेस है बीजेपी रिपीट नहीं करती। इस बार जो है बीजेपी सरकार रिपीट करे, इसके लिए हर पुरजोर कोशिश की जा रही है। तो अजीत मेंडोला पॉलिटिकल एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत सर, क्या लगता है ये मिथक टूटेगा, क्योंकि बीजेपी जो है पूरी तरीके से कोशिश कर रही है? नहीं, देखिए यही मैं कहने जा रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अभी जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा, जेपी नड्डा, और गृह मंत्री अमित शाह जो कि बीजेपी की कमान संभाल रहे हैं, इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होने जा रहे हैं आने वाले सभी चुनाव। क्योंकि जब 2014 में बीजेपी सत्ता में आई थी तो उस समय कांग्रेस कई जगह दूसरी पार्टियां सत्ता में थी और बीजेपी को फटाफट बीजेपी हर राज्य जीत गई। उसका फिर एक आला कमान को, मतलब अमित शाह, नरेंद्र मोदी और जो टीम थी उनको मिला। अब सवाल यही है कि क्या ये सरकारें रिपीट होंगी, क्या बीजेपी अपनी सरकारें रिपीट करा पाएगी राज्यों में? क्योंकि झारखंड में नहीं करा पाई, महाराष्ट्र में नहीं करा पाई, बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ताकत लगाई, तब जाके किसी तरीके से नीतीश कुमार की सरकार वहां पर वापस आई। तो अब अपना जहां पर अब ये प्रयोग जो हुए थे, नए नए प्रयोग करे थे, नए चेहरे, बेदाग चेहरों को सामने लाके जो प्रयोग करे गए थे मोदी और अमित शाह द्वारा, उनकी असल परीक्षा अब शुरू होगी, अब शुरू हो चुकी है। झारखंड में असफल हो गए, महाराष्ट्र में असफल हो गए, हरियाणा में जैसे तैसे सरकार बची है, वो भी जेजेपी के साथ गठबंधन करके अपने दम पे सरकार नहीं बनी है। तो अब जो ये चुनाव का दौर शुरू होगा बंगाल के बाद अब देखिए, 5 राज्यों के चुनाव जो अप्रैल में हो रहे हैं, उसमें एक असम ऐसा राज्य है जहां पर कि बीजेपी का मुख्य सरकार है। तो क्या बीजेपी वहां सरकार रिपीट करेगी? एक बड़ी चुनौती असम है इस समय। बंगाल तो खैर बना हुआ ही है। अगर असम ये बीजेपी जीतती है, सरकार रिपीट करती है, तो एक तरीके से जो वहां पर मुख्यमंत्री सोनवाल जी, उनको एक तो थैंक यू, धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है नई मंत्रियों पर। ऐसे में देखना होगा कि जो मंत्री है तो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। इसी बीच सुबोध उनियाल जो कैबिनेट मंत्री बने हैं, उनसे हमारे सहयोगी ने बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कितनी चुनौतियां उनके पास अब हैं। सर, कितनी चुनौतियां देखते हैं आप आगे आने वाले? जिंदाबाद जिंदाबाद। कितनी चुनौती देखते हैं जी? कितनी चुनौतियां देखते हैं सर? राजनीति तो अपने आप में चुनौती है। पिछले 5 वर्षों पूर्व जब हम लोग सत्ता में आए थे तो जनता के साथ कुछ वादे किए तो उनको पूरा करने की चुनौती थी। 4 वर्षों में काफी कुछ हम कर चुके हैं, 5वें वर्ष में हम चुनौतियों को पूरा करने का काम करेंगे। सर, मुखिया चेंज हुआ है, क्या लगता है और काम में तेजी आएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कल भी थी, आज भी और कल भी रहेगी। चेहरा परिवर्तन से सरकार परिवर्तन नहीं हुई। और ये तो एक और अच्छी बात भी है कि जो 3 पद काफी समय से खाली चले आ रहे थे, आज उन पदों को, रिक्ति को पूरा करके बिशन सिंह जो हमारे चौपाल जी हैं, बच्चेंद्र भगत जी हैं, गणेश जोशी हैं, अनुभवी लोग हैं, इनके अनुभव का फायदा भी राज्य को मिलेगा तो गति और बढ़ेगी। तो मान सकते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देरी करी इन मंत्री पद भरने में? देखिए, मैं इस सवाल का जवाब ये थे हमारे साथ सुबोध उनियाल जी, जिन्होंने साफ कहने से मना कर दिया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में जो 3 मंत्री पद भरने में उन्होंने ज़्यादा समय लगा दिया, उससे वो बात से कतराते हुए नजर आए। देहरादून से सुभाष गौर, इंडिया न्यूज़। मदन कौशिक उत्तराखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक बनाए गए हैं और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मदन कौशिक की नियुक्ति की है। तत्काल प्रभाव से लागू होगा मदन कौशिक की नियुक्ति। त्रिवेंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री थे मदन कौशिक, तो मदन कौशिक को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है। हमारे साथ भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, नई जिम्मेदारी मिली, किस तरीके से निर्वहन कर रहे हैं? आज एक प्रदेश
प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर माननीय हाईकमान ने मुझे इससे बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं माननीय अपने हाईकमान का, राष्ट्रीय नेतृत्व का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर 2022 में बड़े बहुमत की सरकार बने, इसके लिए प्रयास करूँगा। क्या लगता है सर, बड़ी जिम्मेदारी सरकार में और संगठन में की है, तो इसका फायदा 2022 में मिलेगा? निश्चित रूप से हम लोग मिलकर काम करने वाले लोग हैं। जिस दायित्व को जिसे मिलता है वो उसका निर्वहन करते हैं। मुझे पहले सरकार में दायित्व था, अब संगठन में है, तो निश्चित रूप से एक बड़े भाव और मन के साथ काम करूँगा। क्या लगता है बहुमत से ज़्यादा इस बार आप लाएंगे? हम लोग 2017 से ज़्यादा बड़ा बहुमत लाएंगे। सर से बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मदन कौशिक, जो पूर्व में मंत्री थे, अब भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड। अब देखना होगा केंद्र नेतृत्व के इस बदलाव से 2022 में भाजपा को कितना फायदा मिल पाता है। देहरादून से सुभाष कौर, इंडिया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बन रही हमारे साथ।